क्या? अगर ये मर गया है तो ये हिला कैसे? ये नीचे कैसे आ गया? डॉक्टर की बात सुनकर तुरंत ही नंदिनी ने डॉक्टर से पूछा, ये स्ट्रेस की वजह से हुआ है। अक्सर ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है। ये बहुत ही कॉमन है। हालांकि लोग मर जाते हैं, लेकिन उनके शरीर की मसल्स पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। जब वो बाहरी दुनिया से उत्तेजित होते हैं, तो इससे रिबाउंड हो जाता है। यहाँ तक कि लाशें भी मिल सकती हैं। कुछ चीजें समझाने के बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद विराज ने मुस्कुराते हुए नंदिनी को देखा और कहा, सुना तुमने? ये सब नॉर्मल है, तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा मत सोचो। विराज की बात सुनकर नंदिनी ने तुरंत ही अपना सर हिलाया, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आया था। सिचुएशन अब पूरी तरह से अंडर कंट्रोल थी, लेकिन नंदिनी अभी भी विराज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तुरंत ही विराज ने नंदिनी को एक नजर देखते हुए कहा, डायरेक्टर नंदिनी, क्या अब तुम मुझे जाने दे सकती हो? ओ, वो मैं। विराज की बात सुनकर तुरंत ही नंदिनी ने अपना हाथ विराज की छाती और कमर से हटा दिया था और विराज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगी थी। हालांकि इस सब से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी विराज के लिए अभिमन्यु की मौत की गुत्थी को सुलझाना था। इसीलिए विराज ने तुरंत ही नंदिनी से कहा, डायरेक्टर नंदिनी, तुम अभिमन्यु के मैटर की इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। एक बार उसकी मौत की वजह पता चल जाए, तो फिर हम उसके ऊपर होटल के रूल्स का वायलेशन करना, होटल्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करना और इस वजह से होटल में ही सुसाइड करने जैसे गंभीर आरोप लगा सकते हैं। इससे हम नुकसान को कम कराने की कोशिश करेंगे। रही उसकी बीवी की बात, तो तुम उसकी चिंता मत करो। उसे जो करना है उसे करने दो। मैं देखना चाहता हूं कि वो कितना डैमेज पहुंचा सकती है। विराट सर, लेकिन नेगेटिव रेपुटेशन के साथ हमारी कंपनी का शेयर प्राइस पूरा गिर सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ और बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से किसी ने कुछ पूछा तो मैं। विराज अंदर ही अंदर एक बात बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता चल गया था कि अभिमन्यु ने होटल्स के रूल्स का वायलेशन किया है। ना जाने अभिमन्यु ने कितना पैसा खाया है। ऊपर से उसकी बीवी डिंपल होटल के बाहर हंगामा कर रही थी, जिस वजह से डिंपल को पब्लिक अटेंशन मिलना तय था। लेकिन अगर विराज के पास सारे सबूत होंगे, तो पूरा केस उसकी मुट्ठी में होगा। उसके बाद डिंपल भी कुछ नहीं कर पाएगी। उसे किसी भी हाल में इस इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करना होगा। यही सब सोचते हुए विराज ने बीच में ही टोकते हुए नंदिनी से कहा, तुम परेशान मत हो। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। अगर ऐसा वैसा कुछ भी होगा, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। विराज के इंस्ट्रक्शंस सुनने के बाद नंदिनी ने तुरंत ही अपना सर हिलाया। अभी सबसे जरूरी ये था कि अभिमन्यु की कॉज ऑफ डेथ का पता चले। अगर अभिमन्यु की कॉज ऑफ डेथ पता चल गई, तो विराज की कंपनी आराम से हर मुसीबत से बाहर आ सकती थी। लेकिन अगर सही समय पर कॉज ऑफ डेथ का पता नहीं चल पाया, तो धीरे धीरे विराज की कंपनी के लिए मुसीबतें बढ़ने लगेंगी। इस समय नंदिनी के सामने जो आदमी खड़ा था, वो उसके लिए एडमिरेशन था। हालांकि नंदिनी को शुरू से ही यही लगता था कि वो बहुत स्मार्ट है और उससे ज्यादा स्मार्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में नंदिनी को एक बात तो पता चल गई थी कि विराज बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। बिना किसी पैनिक के वो हर सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा था और यही वजह थी कि नंदिनी विराज की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। विराज सर, क्या आप भी होटल में ही रहेंगे? नंदिनी के सवाल को विराज अच्छे से समझ गया था। विराज जानता था कि नंदिनी उसकी मदद करना चाहती है। होटल में इतना कुछ हो गया था कि विराज का वहां रुकना उसके मेंटल पीस को नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए नंदिनी नहीं चाहती थी कि विराज होटल में रुके। हालांकि नंदिनी का सवाल सुनकर विराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी कभी यहां रहूंगा और कभी कभी गुलमोहर गार्डन में। जैसे ही गुलमोहर गार्डन का नाम आया, वैसे ही जितिन ने विराज को रिमाइंडर दिया, विराज भाई, वो सुषमा आंटी इंतजार कर रही होगी। जैसे ही जितिन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने कहा, ओ शिट, मैं तो भूल ही गया। जितिन, तुम जल्दी से जल्दी वो स्वीट पोटैटोज लेकर गुलमोहर गार्डन पहुंचो।
मैं थोड़ा सा काम पूरा करके यहां से निकलता हूं। ठीक है विराज भाई, अपना सिर हिलाते हुए जितिन ने कहा और तुरंत ही गुलमोहर गार्डन के लिए निकल गया था। विराज सर, ये सुषमा आंटी कौन है? जितिन के वहां से जाते ही नंदिनी ने विराज से कहा। सुषमा आंटी वो मेरी दादी की तरह हैं। बचपन में उन्होंने ही मुझे पाला है, मेरा ध्यान रखा है। ये सुनने के बाद नंदिनी ने विराज से आगे कोई सवाल नहीं किए थे। विराज के बारे में नंदिनी को जितना पता था, वो सोचकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे एक सुपर रिच सेकेंड जनरेशन का लड़का, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो इस एनवायरनमेंट में पला है। पता नहीं विराज जैसा आदमी किस तरह की लड़की अपने लिए पसंद करेगा। मनी मन ये सोचते हुए नंदिनी गहरे ख्यालों में खो गई थी। नंदिनी, तुम क्या सोच रही हो? जब विराज ने देखा कि नंदिनी पता नहीं कौन सी दुनिया में चली गई है, तो तुरंत ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए और इसी के साथ नंदिनी फिर से धरती पर लौट आई थी। ओह, कुछ नहीं कुछ नहीं। विराज सर, जब ये मैटर सेटल्ड हो जाएगा तो मैं कुछ दिनों के लिए एशिया पैसिफिक कॉन्टिनेंट्स में हमारे होटल की सिचुएशन चेक करने जाऊंगी। थोड़े दिन बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। क्या ये सही रहेगा? नंदिनी ने विराज से पूछा। ऑफ कोर्स, मुस्कुराते हुए विराज ने नंदिनी से कहा और तभी अचानक से एक आदमी कमरे में आया और बोला, डायरेक्टर नंदिनी, वो औरत चली गई है। क्या हम बाकी के गेस्ट को होटल में ले सकते हैं? होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स भी उस औरत के साथ मिले हुए थे, उनका क्या करना है? जिस आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, उसका नाम सुमित था। वो नंदिनी का बॉडीगार्ड था। वो औरत चली गई? जैसे ही नंदिनी ने सुमित के मुंह से सुना, वैसे ही उसे कुछ स्ट्रेंज फीलिंग आने लगी थी। जितना नंदिनी को समझ आ रहा था, उस हिसाब से अगर अभिमन्यु की बीवी को ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन चाहिए था, तो उसे लंबे समय तक होटल के बाहर धरना देना था। लेकिन वो तो इतनी जल्दी वहां से चली गई, यानी दाल में कुछ तो काला था, या फिर पूरी दाल ही काली थी। उसका पीछा करो और देखो कि आखिर वो करना क्या चाहती है। मैं उसका मकसद जानना चाहती हूँ। जल्दी से जल्दी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाओ और अभिमन्यु के कमरे की पूरी जांच कराओ। अभिमन्यु का पोस्टमार्टम करवाओ। मुझे कल के कल ऑटोप्सी रिपोर्ट मेरे टेबल पर चाहिए। जैसे ही नंदिनी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सुमित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी मैडम। मैडम, वो लोग अभी भी हंगामा कर रहे हैं, उनका क्या करना है? उनमें होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स भी शामिल हैं। जैसे ही सुमित के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही नंदिनी ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, उनका कुछ भी नहीं करना है, बस उन सभी पर नजर रखो। होटल के किसी भी स्टाफ मेंबर को फिर से होटल में नहीं आने देना है। नंदिनी के इंस्ट्रक्शन सुनकर तुरंत ही सुमित वहां से निकल गया था। अब कमरे में केवल 2 ही लोग बचे थे। सही मायनों में देखा जाए तो कमरे में 3 लोग थे, विराज, नंदिनी और अभिमन्यु। विराज सर, इस कमरे की स्मेल अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या हम किसी और कमरे में चलें? वैसे मैंने नया नया करी राइस बनाना सीखा है, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? दूसरे सेंटेंस को बोलने में नंदिनी को काफी करेज दिखाना पड़ा था, और जैसे ही वो सेंटेंस नंदिनी के मुंह से बाहर आया, वैसे ही नंदिनी का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। हालांकि नंदिनी लगभग 30 साल की हो गई थी। उसने पूरी जिंदगी सिर्फ काम, काम और काम ही किया था। अपनी फीलिंग्स के बारे में नंदिनी ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब नंदिनी को ऐसा लग रहा था कि वो इस भाग दौड़ भरी दुनिया में काफी थक गई थी। अब उसे अपनी फीलिंग्स अच्छी लगने लगी थी। यही वजह थी कि जिंदगी में पहली बार उसने किसी दूसरे मर्द के लिए खाना बनाया था। पिछले 2 दिन से नंदिनी करी राइस बनाना सीख रही थी। आज जब नंदिनी को लगा कि उसने शानदार करी राइस बनाया है, तो वो चाहती थी कि विराज उसे टेस्ट करे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि विराज की तरफ से कोई रिएक्शन आता, अचानक से विराज का फोन बजने लगा था। विराज ने अपनी जेब से फोन बाहर निकाला और देखा कि कॉल जितिन का है, तो तुरंत ही विराज ने कॉल उठा लिया था। हाँ जितिन, बोलो, क्या बात हो गई? फोन उठाते ही विराज ने जितिन से कहा,
विराज भाई, वो सुषमा सुषमा आंटी घर पर नहीं है, वो कहीं चली गई है। जैसे ही विराज ने ये सुना, उसके हाथों से फोन नीचे गिर गया था। तुरंत ही विराज ने जमीन से फोन उठाया और जितिन से बोला, जल्दी से उन्हें ढूंढो, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। ये बोलते हुए तुरंत ही विराज ने कॉल कट किया और नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, नंदिनी, हम करी राइस के बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे जल्दी से जल्दी गुलमोहर गार्डन पहुंचना है। क्या तुम मुझे वहां छोड़ सकती हो? ठीक है। वैसे तो नंदिनी को लग रहा था कि उसने करी राइस अच्छा बनाया है और उसे खाकर विराज इम्प्रेस हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ उसके मन में यह भी डर था कि अगर विराज को वो करी राइस अच्छा नहीं लगा तो। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि नंदिनी लकी भी फील कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसे अफसोस भी हो रहा था। जल्दी विराज और नंदिनी लिफ्ट की मदद से सीधा होटल की लॉबी में पहुंच गए थे। जब विराज के कदम होटल लॉबी से एग्जिट की तरफ बढ़ रहे थे, तभी होटल के रिसेप्शनिस्ट नेहा विराज को नफरत भरी नजरों से घूरते हुए बोली, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना क्लासमेट कहने में। विराज ने उस रिसेप्शनिस्ट की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि विराज के लिए अभी सुषमा आंटी को ढूंढना ज्यादा जरूरी था। विराज के कदम एग्जिट की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। दूसरी ओर गुलमोहर गार्डन के सेल्स ऑफिस के बाहर एक बूढ़ी औरत जो लगभग 80 साल की थी, वो पिटीफुल नजरों के साथ उस ऑफिस में मौजूद दो लोगों को देखे जा रही थी। उस ऑफिस में एक लड़की थी जो लगभग 20 साल की होगी और वो नेल पॉलिश लगा रही थी। उस कमरे में एक गंजा आदमी भी था जो लगभग 40 साल का होगा और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। बूढ़ी औरत, तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमें यहाँ पर अभी क्लीनर की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत भी पड़ेगी तो हम तुमको हायर नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी एज बहुत हो गई है। जैसे ही उस गंजे आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस बूढ़ी औरत ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, साहब, आप परेशान मत होइए। भले ही मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मेरा शरीर अभी भी बहुत स्ट्रांग है। मैं इस हालत में पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपसे ज्यादा पैसा भी नहीं मांग रही हूँ, बस मुझे दिन का 300 रुपए दे देना, उससे मेरा खाने पीने का खर्चा निकल जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, गुलमोहर गार्डन को क्लीनर की बहुत जरूरत थी। वो अभी क्लीनर्स को हायर भी कर रहे थे। आमतौर पर एक क्लीनर की महीने की कमाई 20 से 25 हजार रुपए होती है, लेकिन ये बूढ़ी औरत तो सिर्फ 300 रुपए दिन के मांग रही थी, यानी 9,000 रुपया महीना। अगर वो गंजा आदमी इस बूढ़ी औरत को नौकरी पर रख लेता है तो करीब 10 से 15 हजार रुपए का उसे प्रॉफिट हो सकता है और वो पैसा वो अपनी जेब में डाल सकता है। ये सब सोचते हुए उस गंजे आदमी ने टेबल से चाय का कप उठाया और चाय की एक गहरी चुस्की मारते हुए बोला, बूढ़ी औरत, हालांकि तुम्हारा ऑफर काफी रीजनेबल है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि सिर्फ खाने पीने से ही काम नहीं चलता है। शरीर को आराम देने के लिए सोना भी पड़ता है। तुम कहाँ रहती हो? अगर तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है तो तुम यहाँ सो सकती हो, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें 7,000 रुपए दूंगा महीने का। जैसे ही उस गंजे आदमी ने बोलना खत्म किया, वैसे ही उसे जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। वो बूढ़ी औरत कौन थी? क्या वो सुषमा आंटी थी? आखिर सुषमा आंटी को क्लीनर की जॉब करने की क्या जरूरत थी? क्या सुषमा आंटी विराज पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, या फिर उन्हें अमीरों की तरह जिंदगी जीना पसंद नहीं था, या फिर उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी? क्या होगा जब विराज को इस बारे में पता चलेगा? विराज की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? आखिर अभिमन्यु की ऑटोप्सी रिपोर्ट से क्या खुलासा होने वाला था? क्या फॉरेंसिक टीम को कुछ नया देखने को मिलेगा? क्या अभिमन्यु के केस में एक रोचक ट्विस्ट आने वाला था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।